वॉयेजर 1 एक मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है जो सूर्य से दूर अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। ये पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर अनंत अंतरिक्ष में अब भी गतिशील है और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ये 1977 में लॉन्च किया गया था और अब भी गतिशील है। वॉयेजर 1 ने सौरमंडल के बाहर से अजीब से संकेत भेजे हैं जिससे वैज्ञानिकों को चिंता है। पिछले 65 सालों से नासा का सबसे सफल मिशन 1977 में लॉन्च हुआ था जिसे हम वॉयेजर 1 और 2 कहते हैं। इस मिशन ने पिछले 47 सालों से लगातार सोलर सिस्टम के डेटा को हमें भेजा है। इसके परिणाम स्वरूप हम पहली बार जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के करीब जा सके और उनकी सख्ती को भी समझ सके। वॉयेजर प्रोग्राम के कारण नासा ने सोलर सिस्टम के 2 ग्रहों यूरेनस और नेपच्यून के ठंडे प्रकृति और सतह की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद से नासा के किसी भी प्रोब ने इन दोनों ग्रहों पर पहुंचने का प्रयास नहीं किया है। हाल ही में वॉयेजर 1 और 2 से संपर्क टूट गया था और नासा के इंजीनियर उन्हें फिर से चालू करने के लिए कई कमांड भेज रहे थे। हालांकि इसके बावजूद पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ समय बाद नासा ने इन प्रोब से संपर्क स्थापित किया लेकिन इन्होंने कोई वैज्ञानिक डेटा हमें नहीं भेजा है। इन 2 सुपर प्रोब के माध्यम से ही हम आज सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने हाल ही में किए गए संपर्क में कोई वैज्ञानिक जानकारी साझा नहीं की है। इस समय वॉयेजर 1 और 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, जहां वे पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह दूरी इतनी विशाल है कि अगर इसे पृथ्वी जैसे ग्रेस में समाते हुए रखा जाए तो इसकी दूरी 1.7 पृथ्वी के लिए कम पड़ जाएगी। हर 2 मिनट में वे पृथ्वी जितने विशाल ग्रहों को पार कर रहे हैं और यह ऐसा कई करोड़ों सालों तक जारी रखेंगे। हालांकि वॉयेजर 1 और 2 की इस दूरी और स्पीड के बावजूद वे हमसे अभी भी संपर्क में हैं। इन प्रोबों की मदद से हम लगातार इंटरस्टेड स्पेस से साइंटिफिक डेटा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पृथ्वी से 24,000 किलोमीटर दूर, जहां लाइट को भी 22 घंटे में जाने में लगते हैं, वहां से हम इन छोटे से स्पेस प्रोब को कैसे नियंत्रित करते हैं और वे कैसे हमें पृथ्वी पर नासा को अपनी सारी जानकारी और पोजीशन बताते रहते हैं। इनकी सहायता से ही हमने सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों की तस्वीरें ली हैं और यह जानकर हैरानी है कि ये हमें अपनी पोजीशन और वैज्ञानिक डेटा कैसे भेजते रहेंगे। वॉयेजर 1 और 2 इस समय इंटरस्टेलर स्पेस की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या ये कभी किसी से मिल पाएंगे, और अगर मिलेंगे तो उनको हम तक यानी पृथ्वी तक आने में कितने साल लगेंगे? इन सभी प्रश्नों के जवाब पाने के लिए कृपया सीट बेल्ट पहनें और तैयार हो जाएं, क्योंकि हम एक और ब्रह्मांड की यात्रा में बढ़ेंगे जहां हम वॉयेजर 1 और 2 के भविष्य और पृथ्वी के पिता की बातें करेंगे। आप अगर ध्यान से नज़र डालें तो वहां आपको कई उपकरण दिखाई देंगे जिन्हें आप इस 3D मॉडल में देख सकते हैं। हालांकि मैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स का विवरण नहीं करूंगा, लेकिन वॉयेजर प्रो में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके बिना सिग्नल ना तो भेजा जा सकता है और ना ही रिसीव किया जा सकता है। जैसे कि वॉयेजर 1 की तरह आजकल के सभी प्रोब इसी प्रकार के सिग्नल सेंड और रिसीव करते हैं। सबसे पहले वॉयेजर की स्थानीय जानकारी और पोजीशन की जानकारी के लिए नासा इससे आवश्यक डेटा प्राप्त करता है। ये सर में लगा फ्लाइट डेटा सिस्टम सर को उसकी पोजीशन भेजता है। जब वॉयेजर 1 और 2 लॉन्च हुए थे तब इनके सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे, इसलिए हम इसकी प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन को और आसानी से समझ सकते हैं। इनके लॉन्च होने के 2 साल बाद वॉयेजर 1 और 2 जुपिटर ग्रह के पास पहुंच चुके थे। वॉयेजर ने 1 जनवरी 1979 से ही जुपिटर की इमेज कैप्चर करना शुरू कर दिया। मार्च 1979 में यह ग्रह जुपिटर के करीब पहुंचा, जहां इसने इसकी 19,000 तस्वीरें लीं। इन इमेजों को आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। वॉयेजर में 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो कम मेमोरी में अपने काम करते हैं। इस मेमोरी की कमी के कारण इन कंप्यूटर्स में कमांड स्टोर होती है और प्रोसेसर हमेशा तैयार रहता है। पहले ये अपने मुख्य कैमरे से तस्वीरें कैप्चर करते हैं जो कि ब्लैक और वाइट होती हैं। इसके बाद कैमरे द्वारा ली गई तस्वीर, जिसे एक ही तरह की ब्राइटनेस पर ली गई है, को मेमोरी में कन्वर्ट किया जाता है। इस डेटा में प्रत्येक पिक्सल की ब्राइटनेस का डेटा होता है और इसके बाद वॉयेजर का कंप्यूटर कमांड सिस्टम इस तस्वीर को हाईली कंप्रेस करता है ताकि डेटा का साइज़ कम हो और इन्फॉर्मेशन सटीक रहे। इसके बाद वॉयेजर इस कंप्रेस डेटा को रेडियो सिग्नल्स में इनकोड करता है ताकि इसे आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। इन कोड सिग्नल वॉयेजर में लगे हाई गेन एंटेना में जाता है जो फिर एक पतली बीम के जरिए पृथ्वी पर भेजता है। यहाँ तक का काम पूरा हो चुका है
और सिग्नल पृथ्वी पर पहुंच चुका है। अब पृथ्वी पर लगा डीप स्पेस नेटवर्क इसे रिसीव करता है। ये नेटवर्क पृथ्वी के 3 अलग अलग हिस्सों पर लगे विशाल का रेडियो से बना है, जो पूरी पृथ्वी को एक तरह से कवर करते हैं। नासा के प्रोजेक्ट्स इस नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं और वैज्ञानिक इसके माध्यम से कई रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके उसे पढ़ते हैं। इस प्रकार वह कहे आइकन एंटेना से आया सिग्नल पृथ्वी पर डीप स्पेस नेटवर्क को पहुंच गया है। अब डीप स्पेस नेटवर्क इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किलोमीटरों दूर से आया रेडियो सिग्नल काफ़ी ही वीक होता है और इसे आगे प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से इसे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद यह सिग्नल वैज्ञानिकों के पास पहुंचता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन सिग्नल्स को डिकोड करती है और इन सिग्नल्स को बाइनरी फॉर्मेट में लाने के बाद कंप्यूटर द्वारा इमेज बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। हम स्पेस टेलीस्कोप से आए सिग्नल्स को भी इसी तरह डिकोड करते हैं और प्रत्येक पिक्सल की ब्राइटनेस और डार्कनेस को कवर करके एक ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाते हैं, जिसे कई फिल्टर्स के साथ कंबाइन करके एक शार्प इमेज तैयार की जाती है, जिससे हम अपने स्क्रीन पर देखकर ब्रह्मांड को निहारते हैं। हालांकि वॉयजर की तुलना जोसेफ से नहीं की जा सकती है, पर वह यूजर के डेटा को 228 साल पहले और अब भी इसी तरह प्रोसेस करता है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्पेस में भेजे गए प्रॉप्स इसी के जरिए अपने सिग्नल्स भेजते हैं। दूसरा, इसे जीज फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाता है। वह हम टेलीफोनिक डिवाइस और टीवी से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके कारण डीप स्पेस नेटवर्क इसे अलग से कवर कर हमें प्रोसेस करने के लिए सेंड कर देता है, लेकिन अब इसकी पावर बहुत कम हो चुकी है। प्लूटोनियम 238 का उपयोग करने वाले एप्रॉक्स की हर साल 0.79% की दर से बढ़ती हुई उसकी पावर कम हो रही है और इस समय कई इमेजें इस पर भेजी गई हैं, जिसके कारण इसकी पावर खत्म होने की सीमा पर है। प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 87 साल है। इसके लॉन्च के समय यह 470 वॉट पावर जनरेट करता था और थोड़ी सी ऊर्जा हीट के माध्यम से वेस्ट हो रही थी। अब जब 27 साल बीत चुके हैं, फ्यूल भी काफ़ी कम बचा है और इसलिए इसकी पावर काम करने में कम हो रही है। नासा का कहना है कि आने वाले सालों से लेकर 2032 के बाद ये प्रॉप्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और ये 111 इस अनंत ब्रह्मांड में हमसे संपर्क की बिना भटकते रहेंगे। इस समय वाइजर के सिग्नल कई महीनों तक हमें रिसीव नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे उनसे संपर्क कर लिया जाता है। बहुत फेड सिग्नल और पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उन्हें कमान और रिसीव करने में 45 घंटे तक का समय लग जाता है। ऐसा होने पर हम सोच सकते हैं कि इसलिए कई बार हमें सुनने को मिलता है कि सिग्नल लॉस हो गए हैं। वर्तमान में बॉसर 1 हमसे 24 अरब 37,000 किलोमीटर दूर है और इसमें लगे 3 कंप्यूटरों में से एक ने काम करना बंद कर दिया है। नासा इसे अब तक ठीक करने में सफल नहीं हो सका है और आशा कम है। फ्लाइट डेटा सिस्टम के संपर्क न होने के कारण हम वाइजर 1 की पोजीशन और सिस्टम की कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह धीरे धीरे हमसे दूर हो रहा है। वहीं जो पृथ्वी से 20 अरब 37,000 किलोमीटर दूर है, वर्तमान में हर प्रकार के वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है। इसका मतलब है कि संभावना है कि सर2 बहुत ही जल्दी हमसे संपर्क में रहना बंद कर देगा। ये डेटा भेजते हुए ये आभास होता है कि इस समय पर वाइजर प्रॉप्स हमसे कांटेक्ट में रहने की सीमा पर हैं। इनमें गोल्डन डिस्क भी है, जिसमें पृथ्वी के बारे में सभी जानकारी है। इस डिस्क में इसका उपयोग करने का तरीका भी दिखाया गया है। यदि आज से हजारों सालों बाद किसी ने इन वाइजर्स को पकड़ लिया, तो वह इनके माध्यम से पूरा डेटा डिकोड करके हम तक आसानी से पहुंच सकता है। अब इस काम को कैसे किया जाएगा और उसकी डिस्कों ने उन्हें पृथ्वी का पता लगाने के लिए कैसे मार्गदर्शन किया जाएगा, इस पर मैंने पहले पार्ट में एक वीडियो बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे वैज्ञानिकों ने हमें इसका पता लगाने के लिए, हमारा पता लगाने के लिए हमारे एड्रेस का सही उपयोग किया है, जिससे हम तक मैप के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये दोनों प्रोब्स अभी तक किसी विशेष प्लैनेट या स्टार के दिशा में नहीं है। इन्हें हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में 30,000 साल लगेंगे और उसके बाद भी यह किसी भी स्तर के नज़दीक नहीं होंगे। हालांकि उनका पहला क्लोज 40,000 साल बाद होगा, जिसका अगला साई 5 स्टार से होगा, जो अभी 17 लाइट ईयर्स दूर है। हैरानी की बात यह है कि स्टार इस वक्त वाइजर 1 से भी 7 गुना तेजी से हमारी दिशा में आ रहा है। जब यह इसके पास से गुजरेगा, तब यह स्टार हमारे सूर्य से केवल 3.4 लाइट ईयर्स की दूरी पर होगा, जिससे यह प्रॉक्सिमा सेंटरी को छोड़कर कुछ सालों के लिए हमारा पड़ोसी तारा बन जाएगा। इस दौरान इस सिस्टम में कोई भी ग्रह होने की संभावना है, तो वह हमें सर्व संभावना के साथ हमारे पास आ सकती है। हालांकि
यदि यहाँ भी नहीं मिलता है तो यह अगले 3,000 सालों तक बिना किसी स्टार के नज़दीक नहीं आएगा। ऐसा ही है कि यह अब हमें भटकते रहेगा, वहीं इसी रूप में किसी विशेष स्टार की दिशा में नहीं जा रहा है। 1000 साल बाद यह पृथ्वी से 10 दूर 268 स्टार से 1.7 लाइट ईयर्स की दूरी से होकर गुजरेगा। इंसानी स्केल पर बात करें तो इसे इस स्टार से भी चेक करना मुश्किल है, पर इसकी क्लोज अप्रोच अब 42,000 साल बाद इसी सिस्टम के एलियन से हो सकती है। नहीं तो यह भी गैलेक्सी में भटकता रहेगा। भले ही पावर 4 या 8 साल बाद खत्म हो जाए, पर इनकी गोल्डन डिस्क और ये अप्रॉक्स 4 अरब साल तक बिना किसी एस्ट्रॉयड से टकराए हमारी गैलेक्सी में भटकते रहेंगे, जो सच में हैरान कर देता है। द्वारा बनाई गई पहली ऐसी चीज़ है जो इंटरस्टेलर स्पेस में गई है, और इसका यह रिकॉर्ड अब कोई भी नहीं तोड़ सकता है। कितनी भी सभ्यता आए, पर ये अब अरबों सालों तक मानवों की गाथा लिए ब्रह्मांड में एलियंस का इंतजार करते रहेंगे। यह भी हो सकता है कि हम इंसानों के भविष्य की ही इम्प्रूव को खोज कर हमारे बारे में जानें। ये सोचकर ही मैं हैरान हो जाता हूँ कि ब्रह्मांड कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, इसमें इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी वीडियो में आनंद आया होगा। अगर आपको कोई वीडियो सच में पसंद आया है तो बेहद मेहरबानी होगी अगर आप जी भर के टिप्पणी करें और वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें।